नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो देखिए, ये मैं बनाने वाला हूं आपके लिए कि जो एग्रीमेंट टू सबलीज डीड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और सबलीज डीड जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के मायने क्या है। जनरली जो भी लोग अभी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट में या आपका ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ जो भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अभी ट्रेड हो रही हैं, उनके दो ही रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो रही हैं, या तो एग्रीमेंट टू सबलीज डीड हो रही हैं या फिर आपकी सबलीज डीड हो रही है। तो देखिए, एग्रीमेंट टू सबलीज डीड क्या है बेसिकली कि ये भी एक पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही है। जैसे आपका रजिस्ट्री का प्रोसीजर होता है, सेम प्रोसीजर इसमें भी होता है। स्टैम्प ड्यूटी आपकी जो भी अथॉरिटी की है 5% के आसपास वो पूरी लगती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पूरे लगते हैं। बट बेसिकली जो इसमें टाइटल है, वो टाइटल पूरा 100% आपके पास नहीं आता है। आपको ऑनरशिप तो मिलती है एग्रीमेंट टू सबलीज डीड में, बट आपको प्रॉपर्टी को बेचने के राइट्स नहीं मिलते जब तक के अथॉरिटीज के ड्यू क्लियर ना हो जाए बिल्डर के द्वारा और आपको अथॉरिटी से एनओसी ना मिल जाए, अथॉरिटी से लीज डीड ना हो, तब तक के लिए आपको इसमें सेल्स के राइट नहीं मिलते। हाँ, इसमें आपको रहने के लिए पोजीशन के राइट और आपको ऑनरशिप के राइट जरूर मिलते हैं। देखिए, ऐसा क्यों हुआ, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ा या क्यों शुरुआत करनी पड़ी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रेरा आने से पहले जो भी प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में थे या ग्रेटर नोएडा में थे, वो बेसिकली सारे के सारे डेवलपर्स जितने भी थे, उनके आधार पर ही सारे डेवलपमेंट हो रहे थे। जिस भी प्रकार, किसी में तेज डेवलपमेंट हो रहा है, किसी में स्लो हो रहा है, कभी इस प्रोजेक्ट का पैसा बिल्डर ने किसी और में लगा दिया, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफी प्रोजेक्ट जो है डिले होने के बावजूद जब रेडी हो गए तो उनको रजिस्ट्री में इशू आने लगा, उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। रीजन क्या था? बिफोर रेरा रजिस्ट्रेशन जो बिल्डर्स ने लैंड परचेज की थी अथॉरिटी से, जो कि डेफर्ड पेमेंट पे थी, इंस्टॉलमेंट पे थी, उसकी पेमेंट्स देखिए बिल्डर्स ने टाइम पे नहीं दे पाए। रीजन जो भी रहा हो, चाहे उन्होंने फंड्स कहीं और यूज कर लिए या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई या प्रोजेक्ट आपका फाइनेंस की वजह से स्लो हो गया, जो भी रीजन हो, मल्टीपल रीजन होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को मतलब लेट होने में। तो वहां पर जब उन्होंने पेमेंट नहीं दी अथॉरिटी को, तो अथॉरिटी के ड्यूज बढ़ते गए, और तो बढ़ते बढ़ते क्या था कि अथॉरिटी अपना इंस्टॉलमेंट का तो डिमांड कर ही रही थी बिल्डर से, साथ में अपना 18% जो एनुअल उनका इंटरेस्ट चार्ज है वो भी साथ में बिल्डर से वो डिमांड कर रही थी, जो कि पेनल्टी के रूप में था कि जितना लेट आप करेंगे तो 18% के हिसाब से आप पेनल्टी देंगे नोएडा अथॉरिटी को या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को। तो इस करके क्या हुआ, काफी सारे ड्यूज इकट्ठे हो गए, और जब बिल्डर्स ने फ्लैट रेडी भी कर दिए तब वो क्या था कि अथॉरिटीज के पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे ह्यूज केसेस थे, मतलब काफी हजारों केसेस ऐसे थे जिसमें कि जो होम बायर जो था, जो ने लोन लेकर पैसा बिल्डर को दिया था, उसमें उसकी तो कोई गलती है नहीं, उसने तो पैसा एज पर डिमांड बिल्डर को पूरा दे दिया। देखिए, फिर नोएडा प्रशासन ने इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन निकाला, एग्रीमेंट टू सबलीज डीड, जिसमें कि उन्होंने कहा कि आप एग्रीमेंट टू सबलीज डीड कर लीजिए, इसमें अथॉरिटी के आने की आवश्यकता नहीं है, बट आपका स्टैम्प ड्यूटी पूरा पे होगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पूरा पे होगा। अब इसमें होता क्या है, देखिए, बिल्डर और बायर इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट टू सबलीज डीड हो जाता है। आपको मकान की चाबी मिल जाती है, मकान की ऑनरशिप मिल जाती है, मगर अगर आप इस मकान को बेचना चाहें तो आप इसको बेच नहीं सकते, बेचने की पावर इसमें नहीं मिलती है, और वो जब तक नहीं मिलेगी जब तक जो बिल्डर का बकाया है वो अथॉरिटीज को पे नहीं हो जाता, अथॉरिटी बिल्डर को न्यू ड्यूज नहीं देती, तब तक जो अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपकी कन्विंस डीड को साइन करने के लिए नहीं आएगा, या जो आपकी एग्रीमेंट टू सबलीज डीड है उसको लीज डीड में कन्वर्ट करने के लिए उनके साइन की जरूरत है, वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो अथॉरिटीज के ड्यू क्लियर नहीं होंगे। तो देखिए, ये तो हो गया एग्रीमेंट टू सबलीज डीड। एग्रीमेंट टू सबलीज डीड सीधा सा मतलब है कि बिल्डर को पैसा आप दे चुके हो, रजिस्ट्री ना होने से बेहतर ये कि कुछ तो आपके पास है, कुछ तो ऑथेंटिकेटेड पेपर आपके पास है। तो उस केस में कई सारे कस्टमर्स ने वो करा ली, और आज भी उसी तरीके से कई बिल्डर्स जो है बेच रहे हैं कि जो एग्रीमेंट टू सबलीज डीड आप करा लीजिए, मेरा सेटलमेंट जब होगा तो उसकी रजिस्ट्री आपको हो जाएगी, मतलब उनसे भी आपको, अथॉरिटी से भी आपकी जो है वो सबलीज डीड हो जाएगी। तो इसमें यही डिफरेंस है। अब देखिए, सबलीज डीड क्या है? सबलीज डीड क्या है कि सबलीज डीड जब भी आपकी होगी तो बिल्डर भी अवेलेबल होगा, अथॉरिटी का बंदा भी अवेलेबल होगा, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर आएगा, और आप भी होंगे। तो इस केस में आपकी पूरी रजिस्ट्री होती है, इसे सबलीज डीड बोलते हैं, और इसमें आपको सारे ही राइट मिलते हैं, खरीदने के भी, मतलब मालिक के भी, मालिकाना हक भी मिलता है इसमें आपको,
और बेचने के भी पूरे राइट्स मिलते हैं। इस प्रॉपर्टी को दोबारा आप कभी भी चाहें बेच सकते हैं। एग्रीमेंट टू सबलीज डीड में आप दोबारा प्रॉपर्टी अगर चाहें तो बेच नहीं सकते हैं। दूसरा देखिए, जो अभी नए बायर जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रेडी टू मूव नोएडा एक्सटेंशन में या ग्रेटर नोएडा में, तो उनको मेरी एक ये एडवाइस है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी लेने से बचें जिसका अभी एग्रीमेंट टू सबलीज डीड हो रहा है, रजिस्ट्री या सबलीज डीड नहीं हो रही है प्रॉपर। सो दैट क्या है कि देखिए, जब भी आप ये एग्रीमेंट टू सबलीज डीड कराएंगे तो 1% अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, जो कि आपको दोबारा जब इनका सेटलमेंट हो जाएगा बिल्डर का और अथॉरिटी का, और एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जब दोबारा डीड रजिस्टर्ड होगी आपकी सबलीज डीड, तो 1% जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो दोबारा से आपको देने पड़ेंगे। इस केस में आप ऐसा मान लीजिए कि अगर प्रॉपर्टी 40-50 लाख रुपए से शुरू है वहां पर, तो मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए आपका लगना एक्स्ट्रा उसमें तय है। दूसरी बात, अगर लॉन्ग टर्म में मान लीजिए ये सेटल नहीं हुआ बिल्डर का और अथॉरिटी का, तो अथॉरिटी आपसे भी डिमांड कर सकती है इक्वल करके, जितने भी फ्लैट है, सपोज 500 फ्लैट है सोसाइटी में, तो 500 फ्लैट से इक्वली जो डिमांड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपसे भी डिमांड कर सकती है कन्वेंस डीड कराने के लिए या सबलीज डीड कराने के लिए कि अगर आपको करानी है तो आप ये पैसा पे करें, ये आपसे डिमांड भी कर सकती है। इस केस में देखिए, उनके लिए तो ठीक है एग्रीमेंट टू सबलीज डीड, जिन्होंने बिल्डर को सारा पैसा दे चुके हैं, मकान में रह रहे हैं, लेकिन पहले क्या था कि वो डॉक्यूमेंट भी नहीं हो रहा था, अब वो हो रहा है, या जिन्होंने करा लिया अच्छी बात है, या अभी भी जो अभी नहीं करा रखे हैं, या अभी भी जिन्होंने नहीं कराया है और वो चाहते हैं तो करा लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नए बायर हैं वो थोड़ा सा इससे बचें, क्योंकि इसमें टाइटल आपको जो है एक तरीके से 100% नहीं आ रहा, आपको मालिकाना हक तो मिल रहा मगर आप बेच नहीं पाएंगे। प्लस अथॉरिटी के जो चार्जेस हैं वो डिमांड अगर सेटल नहीं होती है लॉन्ग टर्म में, तो वो आपके ऊपर भी डिमांड की लायबिलिटी आ सकती है। प्लस रजिस्ट्रेशन दोबारा आपको 1% देना पड़ेगा जितनी भी आपकी फ्लैट की कॉस्ट है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें बताइएगा। मैंने आपको बताया डिफरेंस एग्रीमेंट टू सबलीज डीड और सबलीज डीड में क्या है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए अपने देसी होम लोन एडवाइजर चैनल को। और अगर किसी को दिल्ली एनसीआर में होम लोन की रिक्वायरमेंट है या देहरादून में है तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो ग्रुप हाउसिंग के ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो से आपके किसी मिलने वाले को और जानकारी मिल पाए और वो सही डिसीजन ले पाए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे दोबारा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।